नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो सुनने में थोड़ा गहरा लग सकता है, डार्क साइकोलॉजी और मैनिपुलेशन। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी, हमारे रिश्तों, हमारे फैसलों सब पर असर डालती हैं। बिल्कुल। और इस काफी उलझे हुए विषय को समझने के लिए हमारे पास विलियम कूपर की किताब है डार्क साइकोलॉजी एंड मैनिपुलेशन। उसी पर आधारित कुछ सामग्री है। हाँ, जिसमें एक ऑडियो बुक ट्रांसक्रिप्ट के हिस्से हैं और एक हिंदी पॉडकास्ट समरी भी है उसी किताब की। सही कहा। तो ये हमें इसे थोड़ा और गहराई से समझने में मदद करेंगे। तो आज हमारा इरादा यही है कि इन स्रोतों से जो जानकारी मिलती है उसे खंगालें, समझें कि लोग कैसे दूसरों की सोच, उनके एहसास, उनके बर्ताव को प्रभावित करते हैं। अक्सर हमें पता भी नहीं चलता। और सबसे जरूरी, हम खुद को ऐसे अनचाहे असर से कैसे बचा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, ये डार्क साइकोलॉजी आखिर है क्या चीज? देखिए, स्रोत बताते हैं कि ये सामान्य साइकोलॉजी से थोड़ी अलग है। मतलब जहां सामान्य साइकोलॉजी इंसान के मन और व्यवहार को समझने की कोशिश करती है, हाँ। वहीं डार्क साइकोलॉजी खास तौर पर इंसान के स्वभाव के उस पहलू पर फोकस करती है जहां दूसरों पर हावी होने, उन्हें कंट्रोल करने या उनका फायदा उठाने की एक, कह सकते हैं, प्राकृतिक अचेतन प्रवृत्ति होती है। अचेतन मतलब अनकॉन्शियस। हाँ, अनकॉन्शियस। कूपर की किताब में से कहा गया है, मनुष्य की दूसरों का शिकार करने और उन्हें अपने अधीन करने की प्राकृतिक अचेतन और भावनात्मक प्रवृत्ति। और किताब इस पे जोर देती है कि ये प्रवृत्ति थोड़ी बहुत हम सब में हो सकती है। हम सब में? ये तो थोड़ी चौंकाने वाली बात है। मतलब ये सिर्फ कुछ बुरे किस्म के लोगों में ही नहीं होती? नहीं, स्रोत तो यही कहते हैं। देखिए, किसी को राजी करना यानी पर्सुएशन और किसी को छल से मनवाना यानी मैनिपुलेशन, ये दोनों ही चीजें हमारी जिंदगी का हिस्सा हैं। कहाँ कहाँ दिखती हैं ये? अरे हर जगह, पर्सनल रिश्तों में, ऑफिस की पॉलिटिक्स में, विज्ञापनों में, राजनीतिक बहसों में, और आजकल तो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा। कूपर कहते हैं कि हम लगातार या तो किसी को प्रभावित कर रहे होते हैं या कोई हमें। अच्छा, जैसे बॉस से सैलरी बढ़वाने की बात हो। हाँ, या बच्चों से होमवर्क करवाना हो। ये असर डालने की कोशिशें हर तरफ हैं। तो फिर ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि सिर्फ किसी को समझाना और किसी को मैनिपुलेट करना, इसमें आखिर फर्क क्या है। स्रोत इस पर काफी जोर देते हैं। हाँ, ये बहुत ही अहम और बारीक रेखा है। किताब कहती है कि पर्सुएशन मतलब समझाना बुझाना वो है जब आप विचारों के लेन देन, तर्क और सही शब्दों से किसी का रवैया या व्यवहार बदलने की कोशिश करते हैं। इसमें सबसे जरूरी क्या है? सबसे जरूरी है फ्री विल का माहौल। मतलब सामने वाले के पास चुनने की आजादी हो। कूपर इसकी तुलना एक चाकू से करते हैं। चाकू से? कैसे? कि चाकू से आप केक भी काट सकते हैं, अच्छा काम, और किसी को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, बुरा काम। सब नीयत पर निर्भर करता है। पर्सुएशन नैतिक हो सकता है अगर इरादा अच्छा हो और तरीका पारदर्शी हो। और मैनिपुलेशन? वो इसका उल्टा है। बिल्कुल। मैनिपुलेशन का मकसद होता है किसी की सोच या बर्ताव को बदलना, लेकिन भ्रामक तरीकों से, धोखे से, सबलिमिनल मेथड से, या यहाँ तक कि साइकोलॉजिकल अब्यूज से भी। इसमें सामने वाले की मर्जी का ध्यान नहीं रखा जाता। नहीं, बिल्कुल नहीं। किताब बताती है कि मैनिपुलेटर अक्सर सिर्फ अपना फायदा देखते हैं, भले ही दूसरे को नुकसान हो या वो उसकी मर्जी के खिलाफ हो। और इसके लिए वो कई हथकंडे अपनाते हैं। जैसे सीधे सीधे झूठ बोलना या जरूरी बात छिपा लेना, जिसे लाइंग बाय ओमिशन कहते हैं। किसी बात से साफ मुकर जाना, सवालों से बचना, दूसरों को दोषी महसूस कराना, डराना, लालच देना। वो भावनाओं को हथियार बनाते हैं। भावनाओं को। अच्छा, यहाँ चीजें और दिलचस्प होती हैं। कूपर की किताब में डॉक्टर रॉबर्ट सिएल्डिनी के प्रभाव के 6+1 यानी 7 सिद्धांतों का भी जिक्र है। हाँ, सिएल्डिनी के सिद्धांत। ये वो मनोवैज्ञानिक शॉर्टकट्स या ट्रिगर हैं जो हमें अनजाने में हाँ कहने पर मजबूर कर सकते हैं। तो चलिए इनमें से कुछ मुख्य सिद्धांतों को समझते हैं और ये भी देखते हैं कि स्रोत इनसे बचने के लिए क्या कहते हैं। पहला कौन सा है? पहला और शायद सबसे बुनियादी है पारस्परिकता का नियम, रूल ऑफ रेसिप्रोसिटी। किताब के मुताबिक जब कोई हमें कोई तोहफा या छूट या कोई मदद देता है, खासकर कर लगे कि ये बिना किसी मतलब के है, तो हम अंदर से उसका एहसान चुकाने के लिए मजबूर महसूस करते हैं। हाँ, जैसे सुपरमार्केट में फ्री सैंपल्स मिलते हैं। बिल्कुल। या सड़क पर कोई फूल देकर फिर पैसे मांगने लगे, ये इसी का इस्तेमाल है। हम कुछ वापस देने के लिए प्रेरित महसूस करते हैं। ये तो बहुत होता है। इससे बचने का क्या तरीका है? स्रोत कहते हैं कि किसी की मदद या तोहफा लेने से पहले एक पल रोकें, सोचें
क्या ये वाकई सिर्फ दरियादिली है या इसके पीछे कोई छिपा हुआ मकसद हो सकता है? अगर लगे कि ये आपको किसी चीज के लिए बाध्य करने की कोशिश है तो आप मना कर सकते हैं, या उस मदद को उसके बदले में जो मांगा जा रहा है उससे अलग करके देखें। एहसान मानना ठीक है, पर उसके दबाव में फैसला लेना जरूरी नहीं। ठीक है। दूसरा सिद्धांत, कमी का नियम, रूल ऑफ स्कार्सिटी, ये कैसे काम करता है? हम उन चीजों को ज्यादा कीमती मानने लगते हैं जो कम है या जिनके खत्म होने का डर है। ऑफर सिर्फ आज के लिए, बस 2 पीस बचे हैं स्टॉक में। हाँ, आज आखिरी दिन। बिल्कुल, ये सब इसी पर आधारित है। किताब कहती है कि ये हमारे अंदर कुछ खोने का डर, फोमो पैदा करता है और हमें तुरंत फैसला लेने पर मजबूर करता है, अक्सर बिना सोचे समझे। इससे कैसे बचें? ये दबाव तो बहुत महसूस होता है, खासकर ऑनलाइन शॉपिंग में। यहां भी वही बात है, रुकना और सोचना। जब भी किसी चीज की कमी का दबाव महसूस हो, खुद से पूछिए, क्या मुझे वाकई इसकी जरूरत है या मैं सिर्फ इसलिए लेना चाह रही हूं क्योंकि ये खत्म होने वाली है? क्या ये जरूरत असली है या बस अभी की उत्तेजना? उस दबाव को हावी न होने दें। थोड़ा वक्त लें, तुलना करें, फिर तय करें। अगला सिद्धांत है सामाजिक प्रमाण का नियम, रूल ऑफ सोशल प्रूफ। ये क्या है? कूपर की किताब इसे बैंडवैगन इफेक्ट या झुंड मानसिकता से जोड़ती है। जब हम किसी चीज को लेकर पक्का नहीं होते या समझ नहीं आता कि क्या करें, तो हम अक्सर वही करने लगते हैं जो ज्यादातर लोग कर रहे होते हैं। हाँ, मतलब अगर सब कर रहे हैं तो सही होगा। हाँ, यही सोच। ऑनलाइन प्रोडक्ट रिव्यूज, रेस्टोरेंट के बाहर लगी भीड़, सोशल मीडिया पर वायरल ट्रेंड्स, सब इसी के उदाहरण हैं। ये तो बहुत शक्तिशाली चीज है। लोग अक्सर दूसरों की देखा-देखी करते हैं। बिल्कुल, और इससे बचने के लिए स्रोत कहते हैं कि अपनी स्वतंत्र सोच का इस्तेमाल करें। सिर्फ इसलिए कुछ सही ना मान लें क्योंकि भीड़ मान रही है। सवाल पूछें, फैक्ट्स चेक करें, सोचें कि क्या ये आपके लिए, आपकी सिचुएशन में सही है। भीड़ के साथ चलना आसान है, पर हमेशा सही नहीं होता। और चौथा मुख्य सिद्धांत जिसका जिक्र है वो है पसंद का नियम, रूल ऑफ लाइकिंग। ये सिद्धांत कहता है कि हम उन लोगों की बातें या रिक्वेस्ट मानने को ज्यादा तैयार होते हैं जिन्हें हम पसंद करते हैं। पसंद क्यों करते हैं? कई वजह हो सकती हैं। शारीरिक आकर्षण, किताब इसे हैलो इफेक्ट से जोड़ती है कि सुंदर लोग ज्यादा काबिल लगते हैं। समानता, जिनके विचार, शौक हमसे मिलते हों। तारीफ, जो हमारी बड़ाई करते हों। या जान पहचान, सेल्स वाले अक्सर ग्राहकों से दोस्ती गांठने के लिए इसी का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, ये तो है। अगर कोई हमें पसंद आता है तो उसकी बात मानना आसान लगता है। बचाओ। स्रोत यहाँ एक दिलचस्प सुझाव देते हैं। उस इंसान को और उसकी रिक्वेस्ट या प्रोडक्ट को दिमाग में अलग अलग करें। खुद से पूछें, क्या मैं इस चीज से इसलिए सहमत हूं क्योंकि ये वाकई अच्छी है, या सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे ये इंसान पसंद है? अगर ये इंसान इसे ना बेच रहा होता तब भी क्या मैं इसे खरीदती? ये दूरी आपको ज्यादा लॉजिकल फैसला लेने में मदद कर सकती है। ये सियलमिनी के सिद्धांत तो वाकई हमारी रोज की जिंदगी पर असर डालते हैं। अच्छा, अब कुछ उन खास मैनिपुलेशन तकनीकों की बात करते हैं जिनका जिक्र स्रोतों में बार बार आता है। पहली है गैस लाइटिंग। ये शब्द आजकल काफी सुनने में आता है। हाँ, और ये एक बहुत ही खतरनाक तकनीक है। किताब के अनुसार गैस लाइटिंग में मैनिपुलेटर पीड़ित को उसकी अपनी याददाश्त पर, उसकी समझ पर, उसकी मेंटल हेल्थ पर, उसकी सच्चाई पर ही शक करने पर मजबूर कर देता है। कैसे? क्या कहते हैं वो? वो कह सकते हैं, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, या ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं, तुम्हें गलत याद है, या तुम पागल हो रहे हो। धीरे धीरे पीड़ित का आत्मविश्वास खत्म हो जाता है और वो पूरी तरह मैनिपुलेटर पर निर्भर हो जाता है। ये इमोशनल अब्यूज का एक गंभीर रूप है। उफ, ये सुनकर ही अजीब लगता है। दूसरी तकनीक है अपराध बोध महसूस कराना, गिल्ट ट्रिप। हिंदी स्रोत का उदाहरण था, मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया और तुम मेरे लिए इतना सा काम भी नहीं कर सकते। ये बहुत आम है, खासकर करीबी रिश्तों में। इसमें मैनिपुलेटर आपकी भावनाओं को आपके खिलाफ इस्तेमाल करता है। वो दिखाते हैं कि आपने उन्हें कितना निराश किया या आप कितने मतलबी हैं, ताकि आप दोषी महसूस करें और उनकी बात मान लें। ये एक तरह का इमोशनल ब्लैकमेल है। आपकी दया या फर्ज की भावना का फायदा उठाया जाता है। तीसरी तकनीक है डर पैदा करना, जेनरेट फियर। स्रोत न्यूज बुलेटिन का उदाहरण देते हैं। ये कैसे काम करता है? किताब बताती है कि डर एक बहुत शक्तिशाली मोटिवेटर है। जब हम डरे होते हैं तो हम ज्यादा अलर्ट हो जाते हैं, जानकारी के लिए ज्यादा खुले होते हैं और सुरक्षा के लिए किसी पर भी निर्भर होने को तैयार हो जाते हैं। अच्छा। न्यूज चैनल अक्सर डरावनी खबरों पर ज्यादा जोर देते हैं क्योंकि इससे दर्शक जुड़े रहते हैं। विज्ञापन हमें किसी चीज के छूट जाने का डर दिखाते हैं। यहां तक कि माँ बाप भी कभी कभी बच्चों को खतरे से बचाने के लिए डर का इस्तेमाल करते हैं, जैसे अजनबी से बात मत करना।
इरादा अच्छा हो सकता है, पर तकनीक वही है, और एक और तकनीक थी पीड़ित बनना। प्लेइंग द विक्टिम। हाँ, इसमें व्यक्ति खुद को बेबस या अन्याय का शिकार दिखाता है। क्यों? किताब के अनुसार ऐसा करके वो दूसरों से हमदर्दी, ध्यान, मदद या कोई रियायत पाने की कोशिश करते हैं। वो अपनी मुश्किलों को बढ़ा चढ़ाकर बता सकते हैं ताकि दूसरे उनकी मदद करने या उनकी जिम्मेदारी लेने पर मजबूर महसूस करें। वे अक्सर अपनी गलतियों के लिए दूसरों को दोष देते हैं और खुद को बेचारा दिखाते हैं। ये तकनीकें तो काफी कपटी हैं। स्रोत ये भी बताते हैं कि मैनिपुलेटर अक्सर किन लोगों को अपना निशाना बनाते हैं। हाँ, कूपर की किताब कहती है कि मैनिपुलेटर अक्सर उन लोगों को चुनते हैं जो भावनात्मक रूप से ज्यादा संवेदनशील होते हैं या जिनमें सहानुभूति बहुत ज्यादा होती है या जो थोड़े असुरक्षित महसूस करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसे लोग दूसरों की भावनाओं को ज्यादा महसूस करते हैं और मदद करने या खुश करने की कोशिश करते हैं। मैनिपुलेटर उनकी इसी अच्छाई या संवेदनशीलता का फायदा उठाते हैं। वो उन लोगों को भी निशाना बना सकते हैं जो अकेले हों या जिनका सपोर्ट सिस्टम कमजोर हो। ये जानना भी जरूरी है। अच्छा, अब स्रोत एक और कॉन्सेप्ट का जिक्र करते हैं, डार्क ट्रायड। जी, ये क्या है? डार्क ट्रायड 3 नकारात्मक लेकिन जरूरी नहीं कि बीमारी वाले हों ऐसे व्यक्तित्व लक्षणों का एक समूह है। ये अक्सर मैनिपुलेटिव व्यवहार से जुड़े होते हैं। ये 3 हैं। कौन कौन से? पहला, नार्सिसिज्म। इसमें व्यक्ति खुद को बहुत महान समझता है, उसे लगातार तारीफ चाहिए, उसमें सहानुभूति की कमी होती है और वो दूसरों का इस्तेमाल करता है। दूसरा, मैकियावेलियनिज्म। ये लोग चालाक, हिसाब किताब लगाने वाले, जोड़ तोड़ करने वाले होते हैं, अपने मतलब के लिए धोखा देने से हिचकते नहीं। तीसरा, साइकोपैथी। इनमें सहानुभूति और पछतावे की भारी कमी होती है, ये आवेगी होते हैं और असामाजिक व्यवहार दिखाते हैं। स्रोत कहते हैं कि ये लक्षण कम या ज्यादा मात्रा में हर किसी में हो सकते हैं। हाँ, ये एक स्पेक्ट्रम जैसा है। किताब के मुताबिक हम सब में इनमें से कुछ लक्षण थोड़ी मात्रा में हो सकते हैं, लेकिन जब ये किसी में बहुत ज्यादा होते हैं और एक साथ होते हैं तो उस इंसान द्वारा दूसरों को मैनिपुलेट करने या उनका फायदा उठाने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। और दिलचस्प बात यह है कि कूपर कहते हैं ऐसे लोग बाहर से अक्सर आकर्षक या सफल दिख सकते हैं। बिल्कुल, ये एक विरोधाभास है। नार्सिसिस्ट आत्मविश्वासी लग सकते हैं, मैकियावेलियन चतुर और सफल दिख सकते हैं, साइकोपैथ कुछ हद तक आकर्षक हो सकते हैं। उनका यह बाहरी रूप एक मुखौटा हो सकता है जो उनके अंदर के इरादों को छुपाता है। इसी वजह से उन्हें पहचानना और भी मुश्किल हो जाता है। तो फिर उनके व्यवहार के पैटर्न पर ध्यान देना चाहिए। हाँ, उनके बाहरी व्यक्तित्व के बजाय उनके कामों और उनके नतीजों पर। तो इतनी सारी तकनीकों और मनोवैज्ञानिक चालों के बारे में जानने के बाद सबसे बड़ा सवाल, हम खुद को इनसे कैसे बचा सकते हैं? क्या स्रोत कुछ तरीके बताते हैं? हाँ बिल्कुल, और अच्छी बात यह है कि हम पूरी तरह बेबस नहीं हैं। स्रोत कई तरीके सुझाते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है जागरूकता, अवेयरनेस। जैसा हिंदी स्रोत में कहा गया, ज्ञान ही सबसे बड़ा हथियार है। मतलब इन तकनीकों को समझना। हाँ, इन मैनिपुलेशन तकनीकों, सियाल्डिनी के सिद्धांतों को, डार्क ट्राइड जैसे लक्षणों को, लोगों के व्यवहार के पैटर्न को समझना, यही बचाव की पहली सीढ़ी है। अगर आप पहचान सकते हैं कि कोई क्या करने की कोशिश कर रहा है, तो आप उसके जाल में फंसने से बच सकते हैं। जागरूकता के बाद अगला कदम क्या है? अगला जरूरी कदम है अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना, इमोशनल कंट्रोल। कूपर की किताब बार बार कहती है कि हमारे ज्यादातर फैसले तर्क से ज्यादा भावनाओं से होते हैं। मैनिपुलेटर्स इसी का फायदा उठाते हैं। हाँ, वो गुस्सा दिलाते हैं, डराते हैं, दोषी महसूस कराते हैं। बिल्कुल, ताकि हम भावुक होकर उनके हिसाब से काम करें। इसलिए किसी भी तनाव वाली स्थिति में तुरंत रिएक्ट करने से बचें। एक पल रुकें, गहरी सांस लें, सोचें कि आप ऐसा क्यों महसूस कर रहे हैं और फिर ठंडे दिमाग से जवाब दें। भावनाओं पर काबू रखना तो प्रैक्टिस का काम है। और क्या कर सकते हैं? तीसरा उपाय है स्पष्ट सीमाएं तय करना, सेटिंग बाउंड्रीज। ये जानना बहुत जरूरी है कि आप क्या बर्दाश्त करेंगे और क्या नहीं। आपकी पर्सनल, इमोशनल, मेंटल बाउंड्रीज क्या हैं, और जब कोई उन्हें लांघने की कोशिश करे तो मजबूती से ना कहना सीखें। ना कहना। हाँ, स्रोत कहते हैं कि अगर कोई लगातार आपको नीचा दिखाता है, आप पर शक करता है, बेवजह दोषी महसूस कराता है या आपकी सीमाओं का सम्मान नहीं करता, तो उस रिश्ते या सिचुएशन से एक हेल्दी दूरी बनाना जरूरी हो सकता है। ना कहना स्वार्थ नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। सीमाएं तय करना और ना कहना कई लोगों के लिए मुश्किल होता है, खासकर जो दूसरों को खुश करना चाहते हैं। हाँ, मुश्किल हो सकता है, पर जरूरी है। इसके अलावा स्रोत कुछ और बातें भी सुझाते हैं। अपने अधिकारों को जानें। हर रिश्ते में आपके कुछ बुनियादी अधिकार होते हैं, उन्हें जानना आपको ताकत देता है।
जरूरत पड़ने पर भरोसेमंद लोगों या प्रोफेशनल से मदद लें। अकेले जूझने की जरूरत नहीं, और सबसे बढ़कर अपनी समझ और अपने फैसलों पर भरोसा रखें। मतलब अपनी गट फीलिंग पे? हाँ, अपनी गट फीलिंग पर। मैनिपुलेटर अक्सर हमें खुद पर शक करने पर मजबूर करते हैं, लेकिन आपकी अंतरात्मा की आवाज अक्सर सही होती है। अपने अनुभवों पर विश्वास करना सीखें। एक और बात जो शायद जरूरी है वो है जानकारी को वेरीफाई करना। बिल्कुल, आज के ज़माने में ये बहुत ज़रूरी है। कोई भी खबर, कोई दावा, कोई जानकारी, खासकर अगर वो बहुत इमोशनल लगे, उसे आंख बंद करके मानने से पहले उसकी सच्चाई पता करने की कोशिश करनी चाहिए। जैसा हमने देखा, मैनिपुलेटर अक्सर झूठी या तोड़ मरोड़ कर पेश की गई जानकारी का इस्तेमाल करते हैं। फैक्ट चेकिंग बहुत ज़रूरी है। तो ये थी विलियम कूपर की किताब पर आधारित स्रोतों से डार्क साइकोलॉजी और मैनिपुलेशन की जटिल दुनिया पर हमारी चर्चा। ये तकनीकें और सिद्धांत वाकई शक्तिशाली हैं और हमारे आसपास इस्तेमाल हो रही हैं, चाहे हमें पता चले या ना चले। लेकिन जैसा हमने देखा, जागरूकता, इमोशनल कंट्रोल, साफ बाउंड्रीज और अपनी समझ पर भरोसा हमें इनके असर से काफी हद तक बचा सकता है। हाँ, और जैसा कूपर की किताब का मकसद है, इन तकनीकों को समझना हमें सिर्फ शिकार बनने से नहीं बचाता, बल्कि हमें इन प्रभावों के प्रति ज्यादा सचेत और सशक्त बनाता है। स्रोत हमें एक बहुत सोचने वाले बिंदु पर छोड़ते हैं। क्या? कि परसुएजन यानी समझाना बुझाना और मैनिपुलेशन यानी छल कपट, इनके बीच की रेखा अक्सर बहुत धुंधली हो सकती है। वो चाकू वाला उदाहरण याद है? एक ही तकनीक अच्छे इरादे से भी इस्तेमाल हो सकती है और बुरे इरादे से भी। ये वाकई सोचने वाली बात है। ये हमें अपने खुद के व्यवहार पर भी नजर डालने को मजबूर करता है। हम अपनी रोज की बातचीत में, अपने रिश्तों में अनजाने में कब और कैसे इस लाइन को पार कर जाते हैं। क्या हम खुद भी कभी-कभी शायद नेक इरादे से ही ऐसी तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं जिनका असर मैनिपुलेटिव हो सकता है? जैसे बच्चों को डराकर बात मनवाना या किसी दोस्त पर थोड़ा इमोशनल प्रेशर डालकर अपनी मर्जी पूरी करवाना। ये आत्मचिंतन बहुत जरूरी है। ये समझना कि हम दूसरों को कैसे प्रभावित करते हैं और क्या हमारा प्रभाव हमेशा नैतिक और सम्मानजनक होता है। ये ना केवल हमें बेहतर इंसान बनने में मदद करता है, बल्कि हमें दूसरों के मैनिपुलेटिव तकनीकों को पहचानने में भी ज्यादा माहिर बनाता है। दूसरों के व्यवहार को समझने की शुरुआत अक्सर खुद के व्यवहार को समझने से होती है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को शायद थोड़ा रुक कर विचार करना चाहिए। आज की इस विस्तृत चर्चा में हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी और आपको अपने आसपास की मनोवैज्ञानिक दुनिया को एक नई, ज्यादा जागरूक नजर से देखने में मदद करेगी।